देखिए आप लोग जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम नीट के रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और रिजल्ट के लिए कैसे समझ में आ गया कि रिजल्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो आपका जो टेस्ट का परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग का सबसे पहला, टेस्ट तो दूर की बात है, ठीक है, टेस्ट दूर की बात, कि जो पढ़ा रहे हैं क्लास में वो आप कितने परसेंटेज आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है, कितने परसेंटेज आप उस चीज को अपने नोटबुक से, क्लासरूम से अपने दिमाग में डाल रहे हैं। दैट मीन्स जितने परसेंटेज आएगा उतने परसेंटेज आपका तैयारी हो रहा है। और वही टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कितने परसेंटेज आपके दिमाग में है, उसी टेस्ट से पता चलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि फास्ट भागो, तेज भागो, लेकिन डायरेक्शन सही रखो। इतने लिमिटेड टाइम में आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, इसलिए कि लिमिटेड आपके पास फी देने के लिए है। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दावा करते हैं कि नहीं मैं प्रिपरेशन कराता हूं, तो ये देखिए कि उसके यहां से कितने परसेंटेज बच्चे पास कर रहा है। जितने परसेंटेज बच्चा पास करेगा, तो आपको परसेंटेज का ज्ञान तो है ना, कि टोटल बच्चे में जितना पास किया दैट मीन्स वो परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो कितने परसेंटेज पास किया, और गुड कब होगा? एटलीस्ट यदि 100 में 45 बच्चे पास कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूशन बेस्ट, मतलब अच्छा है, बेस्ट नहीं बोलेंगे। जब 60% आएगा तो वो क्या करेंगे? वेरी गुड। या एक्सालेंट कब होगा? 80%। यहाँ पे तो देखे हमारे बिहार में सुपर 30 की बात कर रहे हैं, या कोई सुनने में जो आ रहा, तो वो 30 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 30 का 30 पास कर जाता, तो वो तो एक्सालेंट ही है, एक्सालेंट ही है। तो इस तरह से ध्यान देना कि यदि इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन है कि 100 में 100 बच्चा उसका क्वालिफाई हो रहा है हर एक बैच से, दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, एक्सालेंट है, ठीक है। वहां पे आपके रिजल्ट को यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं डायरेक्शन को, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात देखिए कि हमें क्यों बैक आना पड़ रहा, बिना रिजल्ट का बैक होना पड़ रहा। बहुत सारे देखते हैं इंस्टीट्यूशन में लाखों में रुपया देते हैं, है ना, उसके बावजूद भी आपको लौटना पड़ता है, क्यों? तो देखिए वहां पे ये देखना पड़ता है कि स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए। देखिएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो आपको क्वेश्चन कराएगा वो कभी पूछा नहीं है, नहीं कभी पूछेगा, वो क्वेश्चन सब कराते रहेंगे। माने काम का चीज उसमें ज्यादा कराना चाहिए, नहीं क्वेश्चन आने वाला। जैसे क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, 25 साल में जो अभी तक नहीं पूछा वैसे क्वेश्चन भी कराया जा रहा, तो उसकी परसेंटेज क्या है? 60%। तो ऐसे क्वेश्चन जो 60% नहीं पूछा जा सकता वो भी पढ़ाया जा रहा, आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा, तो आपका 60% तो टाइम ऐसे ही बेकार जा रहा। तो आपको उस रोड मैप के लिए आपको एनसीईआरटी तो पता ही, एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ दैट मीन्स वो आपके लिए एक पैरामीटर्स है, वही फॉलो करना है नीट के लिए, ठीक है। नीट के लिए वही सही पैरामीटर है ना, उसको फॉलो करना, उससे बाहर नहीं जाना। दूसरी बात, वो कंसेप्चुअल होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए आपका पढ़ाई, हाँ, वो ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। कि अब इसी में आएगा कि कैसे हम जो एक पैराग्राफ हुआ, एक पैराग्राफ में बहुत सारे आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, और बहुत सारे आंसर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उस पैराग्राफ को पढ़ के जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, दैट मीन्स उससे आंसर आएगा उसका, तो वही नहीं कर पाते। वही क्वेश्चन रिजल्ट भी दिलाता है, और वही क्वेश्चन जो आपको रैंक भी दिलाएगा। इसीलिए कि देखिएगा कि 60% बच्चा तो इसी में खत्म हो जाता है, और जो एनालिटिकल क्वेश्चन का जवाब देता है वही 60 से 80 जाता है, 80 से प्लस आएगा, तो उसका क्या होगा? रैंक अच्छा आएगा। और इसके लिए देखते हैं कि कहां से अप्रोप्रिएट होता है प्रिपरेशन। तो देखिएगा 7th से ही एक कहिए तो साइंस के लिए
7th से ही प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं किए तो पर भी चलिए 7th तो पढ़े ही है। 7th का जो साइंस में पूछा गया क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वो किस में आएगा? 9th में। जो 8th में पढ़ेंगे वो 10th में, और लगभग 9-10th का सिलेबस जो होगा वो क्या 11th-12th में थोड़ा भास्ट में है, तो वो तैयारी हो जाएगा। यानी 11th-12th में आपका प्रॉपर वही सिलेबस है, तो उसका 60% चीज तो आपके कहाँ पढ़ चुके हैं। 60% चीज आप कहाँ पढ़ चुके हैं? 7th और 8th में, और 9th और 10th में 60%। आपको 40% मैथ पढ़ना, मैथ 40% पढ़ना, और 40% पढ़ के आपको 80+ मार्क्स आएगा। तो इस स्ट्रेटजी से तैयारी करिए। कहता है कि भागो अच्छी बात है ना, तेज भागो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन सही रखो, प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ। अननेसेसरी टाइम कहीं वेस्ट मत करिए, कहीं वेस्ट मत करिए, और बेसिक चीज को अच्छे से समझ जाइए, ताकि आपको जो एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाएगा, वो क्वेश्चन का चांसेस, सही का आंसर का चांसेस बढ़ जाए। वहीं पे आप लोग नहीं कर पाते हैं। एग्जाम देते हैं आप 40-50% मार्क लेके आ जाते हैं, 60% लेके आ जाते हो, क्या उससे रिजल्ट होगा? नहीं होगा। तो आपको 80+ करना है। 80+ के लिए वही जो देख रही है, पढ़ाई के दौरान भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन ये जनरेट हुआ है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसीलिए कि आप यार डॉक्टर बनने जा रहे हो। डॉक्टर एकदम सारा चीज समझता है, हर एक फिजियोलॉजी को समझता है, हर एक चीज को, हर एक पैथोलॉजी को समझता है, एनाटॉमी को समझता है, एक एक करके उसके बाद डिसीजन लेता हो। उसी तरह आपको है कि उसको समझना, ना कि रटना। रटने वाला चीज तो 30% ही है ना, 30% नहीं का है वो टॉपिक, कुछ टॉपिक्स रटने वाला है, बाद बाकी तो सारा समझने वाला, सारे एनालिटिकल है। यदि पढ़ेंगे तो अपने आप उसको ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिए, फिर एक बार रिवाइज कर लिए, हो गया, वो आपके 80% आपके दिमाग में चला जाएगा, आपके नोटबुक में नहीं रहेगा, आपके असाइनमेंट में नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। वो अपना है, इसलिए कि एग्जाम में दिमाग लेके ही जाएंगे, नोटबुक लेके नहीं जाएंगे। इतना बात समझ। तो देखिए कैसे, तो मैंने बताया कि ये क्या है? मैटर है। ये भी क्या है? मैटर है। यहाँ पे जितने भी है, तो कुछ लिविंग मैटर है, कुछ नॉन लिविंग मैटर। तो लिविंग मैटर में हम आप आ जाते हैं, नॉन लिविंग मैटर में चेयर, टेबल, स्टूल, ये सब सारे है ना, अलमीरा, ये सब सारे आ जाता है। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जितने भी मैटर है वो किससे बने होते हैं? अपने एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब ये कंबाइन करेगा आपस में, तो क्या बनाएगा? एटम। जानते हैं एटम का ये जो है, ये न्यूक्लियस हुआ, हाँ ये एटम हुआ, तो ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ एटम, बहुत सारे एटम कंबाइन करेगा तो क्या? मॉलिक्यूल्स। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनाएगा। तो अब देखिए यहीं पे यदि एटम की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल वे में जहां पे ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का कितना एटम? 2 एटम। इस वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना? H2O है। हाइड्रोजन का कितना एटम? 2 एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम? 1 एटम। दैट मींस एटम की बात करेंगे तो दैट मींस वो एलिमेंट हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो ऑन। ठीक है, ये सारा होगा। यदि मॉलिक्यूल्स में आएंगे, मॉलिक्यूल्स में O2, H2O, इस टाइप का कितने मॉलिक्यूल्स है ना, CO2 का कितने मॉलिक्यूल्स है। यदि कंपाउंड में बात करेंगे तो ये तो वाली बात ही आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड में, जैसे एग्जाम्पल बहुत सुने हुए C6H12O6, इसके बिना हमारा लाइफ भी जानते ही है। दैट मीन्स कुछ भी लीजिए, लास्ट में ग्लूकोज में आएगा, ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे कंपाउंड हो गए। यदि ये सारे कंपाउंड हुए तो बहुत सारे, जब कंपाउंड का इंटरेक्शन हुआ तो अब यहीं से क्या होगा?
लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड होगा। तो यदि नॉन लिविंग वर्ल्ड में बात करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड के बाद मिक्सर, क्या आ जाएगा, मिक्सर। ठीक है, तो मिक्सर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को मिला दिए और नमक को मिला दीजिए, दैट मीन्स नमक और ग्लूकोज का पानी डाल दीजिए तो क्या होगा, मिक्सर हो गया दोनों का। तो ऐसे भी मिला दीजिए तो क्या होगा, मिक्सर हो गया। तो ये सब सारे क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। ये सारे कहाँ, उसके नेचर के बारे में जानेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये सब सारा तो वो सारा फिजिक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, दैट इज केमिस्ट्री में। अब देखिए बायो में, तो यहीं से आएगा क्या, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल, अब सेल ऑर्गेनेल की बात किए तो यदि सेल ऑर्गेनेल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, नाम बताइए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं हो। तो सेल नहीं हो तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर जान नहीं सुने तो हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट सेल्स नहीं होता, उसमें कंप्लीट सेल नहीं होगा, दैट मीन्स उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। तो अब समझ में आ गया, तो दैट मीन्स ये सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल कहाँ रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। कहाँ रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म तो सेल के अंदर ही, तो कंप्लीट सेल्स नहीं होगा, दैट मीन्स इतना बात समझ लीजिए। और आगे क्लैरिटी आएगा इसमें जब आएंगे, प्रॉपर सेल पे आएंगे। अब देखिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जब आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, सेल। दैट मीन्स वो सेल की बात कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे सेल्स होगा, दैट मीन्स कंप्लीट सेल्स होगा। अब जब भी कंप्लीट सेल्स की बात करेंगे तो एक में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, है ना, क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। दूसरा में न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। आगे आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब सेल्स है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब बहुत सारे यदि सेल्स होगा, है ना, बहुत सारे सेल्स, तो क्या होगा, वो टिश्यू बनाएगा। अब सवाल होता है कि सर टिश्यू कौन बनाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट वाले